चुप रहेंगे तो खामोशी मार डालेगी। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों हमारी कोशिश है कि आप बोलें, जो बात आप नहीं कह पाते हैं उसको कहें। आज आपातकाल के घोषित आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए और अघोषित आपातकाल की भी एक चर्चा होती रही है। हमारे साथ हैं देवेश चौधरी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। देवेश भाई, जिस तरीके से आपातकाल की बात की गई, अभी 50 साल पूरे होने की बात की जाती है और निश्चित है कि वो एक दौर था, वो एक इतिहास का काला अध्याय हो सकता है, पर उस आपातकाल के पीछे की परिस्थितियां क्या रही होंगी, आज के युवा उसको नहीं समझ पाते। किस तरीके से सत्ता के साजिश, सत्ता के षड्यंत्र अपने तरीके से काम करते हैं और कभी कभी एक अघोषित आपातकाल के दौर में भी हम फंस जाते हैं। ये हमारे समय की बहुत बड़ी विडंबना है गंगा भैया कि वो निजाम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रही है। आज 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था उसकी स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं और आश्चर्य का विषय यह है कि यह कार्यक्रम सरकारी स्तर पे भी हो रहा है। यानी सरकारी दफ्तरों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि आपको जो है लोकतंत्र हत्या दिवस मनाना है। वो लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने के लिए आपको स्कूलों में बाकायदा डिबेट प्रतियोगिताएं करवाना है, व्याख्यान करवाना है, निबंध प्रतियोगिता करवाना है। यानी आप ये देखिए कि किस तरीके से परसेप्शन को इंसर्ट करने का एक प्री प्लान जो कंस्पिरेसी चल रही है संघ परिवार की, इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो हमें थोड़ा आपातकाल में रिविजिट करना होगा गंगा भैया। मेरा कहना यह है कि 12 जून को जगमोहन लाल सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, वो इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव को अवैध घोषित करते हैं राजनारायण की याचिका पे। राजनारायण ने जब यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में कि सतपाल कपूर ने, जो कि सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी की चुनाव की सभाएं की, चुनाव की व्यवस्थाएं संभाली, जबकि वास्तविकता यह थी कि सतपाल कपूर ने अवकाश लेकर वहां पे जो है बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही थी, बिजली आपूर्ति का अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी किया था और इसमें किसी तरीके का कोई कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं था। बहरहाल इस बात को लेकर जगमोहन लाल सिन्हा ने यह कहते हुए कि आपने सरकारी कर्मचारियों से अपने चुनाव में उपयोग करके अनुचित लाभ उठाया है, उनको जो है 12 जून 1975 को पद से बर्खास्त कर दिया, जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को उनको राहत दी, जिसमें यह कहा गया कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं लेकिन संसद में जो है आपको मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद 25 जून को जो आपातकाल लागू हुआ और उसके बाद की परिस्थितियां किसी छुपी हुई नहीं है। लेकिन मैं उसमें आपको यह बताना चाहता हूं कि इस आपातकाल में जो जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, यह दरअसल संपूर्ण क्रांति नहीं थी, वो संपूर्ण भ्रांति थी, क्योंकि संपूर्ण क्रांति में आपने ऐसे तत्वों को शामिल किया गया था जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। और इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि जयप्रकाश नारायण ये आह्वान कर रहे थे देश के सैनिकों से कि आप अपनी बैरक से निकल आइए और सरकार के आदेश मानना बंद कर दीजिए। सैनिकों के साथ साथ आपने सुरक्षा बलों से और पुलिस से भी यह कह दिया कि आप भी बगावत कर दीजिए, और वहां पर जॉर्ज फर्नांडीज रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे। किसी भी आंदोलन को यदि हम इस तरीके से अराजकतावादी बना देंगे तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रहता है। आपातकाल की हम आपातकाल को हम लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपातकाल की व्यवस्था भारत के संविधान में है और ये भारत के संविधान में आपातकाल की जब व्यवस्था है तो आपातकाल को उठाने का काम भी इंदिरा गांधी ने ही किया था। हमें इस बात को समझना होगा कि यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है, यह नानाजी देशमुख जो आरएसएस के थे और जयप्रकाश नारायण जो जेपी थे, उनके साथ साथ जो है कुछ लोगों ने, जिसमें रामनाथ गोयनका, जिनकी व्यक्तिगत रूप से खुन्नस थी इंदिरा गांधी के प्रति, और रामनाथ गोयनका का कर्मचारी जो जनसत्ता के संपादक थे प्रभास जोशी, इन लोगों ने मिलकर ये पूरी पटकथा लिखी थी जो कि ताकि पूरे देश में अराजकता का वातावरण बने। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि आपातकाल लगाना इसलिए उचित था क्योंकि उसको आपातकाल लगाने के तरीके से कोई सहमत नहीं हो सकता है और आपातकाल में जो जातियां की गई उसको किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आपातकाल में जो जातियां की भी गई थी तो उसके हम अगर दूसरे पक्ष को देखें, जैसा विनोबा भावे ने उसको अनुशासन पर्व कहा था कि रेल अपनी गाड़ियां समय पर चल रही थी, लोग अपनी घड़ी के कांटे रेल गाड़ियों से मिलाते थे, राशन की दुकानों पर समय पर राशन मिलता था, सरकारी सार्वजनिक दुकानों पे जो किराने की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वहां पे बकायदा रेट लिस्ट लगी रहती थी, वहां पे गुंडे बदमाश जितने मवाली
और असामाजिक तत्व है वह पूरी तरीके से उनकी गतिविधियां ठप पड़ चुकी थी। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी समय पे आते थे, समय पे लोगों के काम होते थे। एक किस्म का एक उससे हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई, उससे बहुत सी तत्कालीन परिस्थितियां यह थी कि हमने पाकिस्तान से युद्ध करने के बाद हमारी आर्थिक हालत खस्ता हो गई थी, तो भारत ने कम से कम उस समय आत्मनिर्भरता प्राप्त की। और ये इंदिरा गांधी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम था उससे जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन संजय गांधी का जो 5 सूत्री कार्यक्रम था उसमें जो मैं समझता हूं कि आपातकाल को जो खलनायक ठहराता है, आपातकाल का जो कलुषित पक्ष प्रस्तुत करता है, वो ये है कि जो जबरदस्ती जो नसबंदी कराई गई थी, और नसबंदी के लिए यह स्थिति थी कि उत्तर भारत में लोगों को इतना डरा दिया गया था, इतनी अफवाहें फैलाई गई थी कि लोग यदि घरों से बाहर निकलेंगे, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो, तो पकड़ के उनकी नसबंदी करा दी जाएगी। कुछ लोगों को इस तरीके का भी प्रलोभन दिया गया कि आपको नसबंदी कराओगे तो आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा, आपको डालडा घी का डब्बा मिलेगा। तो इससे उत्तर भारत में जनता में यह संदेश गया कि जबरदस्ती को नसबंदी कराई जा रही परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम पे। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव में दक्षिण भारत से तो कांग्रेस को शानदार जीत मिली, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई थी। तो इस तरीके का जो वातावरण तैयार किया गया था उसको भी हमें समझने की आवश्यकता होगी कि आरएसएस और जेपी का यह अपवित्र गठबंधन था, जिसको संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। दरअसल वो संपूर्ण क्रांति नहीं थी, सत्ता के लोभी लोगों को जो पूरी तरीके से सत्ता प्राप्त करने के लालच थे, उन्हें सभी लोगों ने इकट्ठे होके, जो कांग्रेस से भी निकाले गए हुए लोग थे, जो जनसंघ के लोग थे, और दोहरी सदस्यता को लेकर फिर बाद में हमने देखा जनता पार्टी का क्या हासिल हुआ, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। देवेश भाई, बहुत अच्छी बात की आपने, और निश्चित तौर पर आपातकाल एक प्रक्रिया है, और देश की सरकार देश की आंतरिक स्थितियों को नियंत्रण करने की जब स्थिति बनी तो एक नियम है, उस नियम के तहत आपातकाल घोषित हुआ। तो उसमें कुछ जातियां हुई, तय है वो जातियां गलत थी, जैसे कि नसबंदी और चकबंदी, ये 2 मुद्दे आए थे और उसको लेके भ्रम की स्थितियां भी फैलाई गई थी। आपातकाल को लेके हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपातकाल लागू होना चाहिए, लेकिन आपातकाल की परिस्थितियों को समझे बगैर अगर ये कहा जाता है कि ये लोकतंत्र हत्या दिवस है, इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र उसके बाद और मजबूत हुआ है। हमने देखा कि आम जनता के बीच से उठ के लोग दिल्ली तक पहुंचे, संसद तक पहुंचे, और उन्होंने देश के लोकतंत्र को मजबूती दी। देवेश भाई, जिस तरीके की स्थितियां सामने आती हैं, आपातकाल की बात की जाती है, अभी इन 11 वर्षों में आपको क्या लग रहा है? जब हम आपातकाल की बात करते हैं और उसमें गंगा भैया आपातकाल को याद करते हुए लोकतंत्र हत्या दिवस मनाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई किन्नर कामशास्त्र पे भाषण दे रहा हो। वो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, वो लोग आपातकाल की बात करते हैं जिन्होंने 700 पे पहरा बैठा कर रखा हुआ है, जिन्होंने अघोषित आपातकाल लागू करके रखा हुआ है। आज स्थिति यहाँ पे यह है कि हमने देखा है यू आर अनंत मूर्ति को किस तरीके से अपमानित किया गया, हमने देखा किस तरीके से निदा फाजली को अपमानित किया गया, हमने देखा किस तरीके से मुनव्वर राणा को अपमानित किया गया, हमने देखा राहत इंदौरी साहब के इंतकाल होने पे किस तरीके से सोशल मीडिया में उनके मीम्स बनाए गए और उनको किस तरीके से डिफेम किया गया। आज स्थिति यह है, गौरी लंकेश की जब हत्या हुई तो गौरी लंकेश के बारे में किस किस तरीके की बातें की गई, क्योंकि वो असहमति का एक स्वर था, कर्नाटक की वो पत्रकार थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो बुद्धिजीवी हो, संस्कृति कर्मी हो, राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, किस तरीके से उनके साथ जातियां की जा रही हैं, किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। आप दूर मत जाइए, आपातकाल जब लागू था तो उस समय मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था, लेकिन अखबार पढ़ने का शौक गंगा भैया उस समय भी था। ब्लिट्ज अखबार आता था आर के करंजिया का, और उसने एक पन्ना खाली छोड़ दिया था। यह भी उनका एक सरकार के साथ असहमति का स्वर था, और सरकार ने बाकायदा उसको अन्यथा में नहीं लिया। और आप ये देखिए कि ट्रेड यूनियन आंदोलन भी उस समय चलते थे, ट्रेड यूनियन आंदोलनों की गतिविधियां रोक नहीं लगाई गई थी। दरअसल जो लोग खिलाफत कर रहे थे उनको जेल के अंदर पहुंचाया गया था, ना कि हर किसी व्यक्ति को उठा के जेल में पहुंचाया गया था। अब आप सवाल यह करते हैं कि जबरदस्ती नसबंदी की गई थी, जिस तरीके से आपातकाल का विरोध करते हुए कुछ लोग जेल गए थे और बाद में उनको वीसाबंदी पेंशन मिली। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया सामने जिसने यह कहा होगा कि नसबंदी हमारे साथ जबरदस्ती की गई, या कोई पीड़ित व्यक्ति को उन्होंने आजीवन कोई पेंशन देने का प्रावधान किया? नॉट ए सिंगल केस, एक केस भी सामने नहीं आया। तो पता चला गया कि यह एक किस्म का सिगुफा था, एक अफवाह थी, और इस अफवाह का नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा, जो कि लाजिम था।
क्योंकि आपातकाल को हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं उस स्थिति में जब उस देश के लोकतंत्र की उम्र ही उस समय 25 साल रही हो। अब तो हम 75 साल का हमारा लोकतंत्र हो गया है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया अभी पाकिस्तान पे हमने हमला किया आतंकी ठिकानों पे, जब उन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला करके हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, तो उसके बाद सिंदूर बांटने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया हमें जहां तक याद है। और उस पे एक अखबार ने जब उसके बारे में समाचार छापा तो कौन सी परिस्थितियां थी कि उस अखबार को खंडन जारी करना पड़ा। इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, क्या इस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी भी आज अखबारों को नहीं है, आज पत्रकारों को नहीं है कि अगले दिन उस अखबार को जो है खंडन जारी करना पड़ा कि सरकार का इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि भद्दे पिटने का खतरा हो गया था सरकार को कि यदि हम ये सिंदूर बांटने का कार्यक्रम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता हमसे और भड़क जाए। क्योंकि हम आज तक आतंकियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, हम मृतकों के परिजनों को आज भी जो है रेमेडीज नहीं दे पाए हैं, और इस तरीके का यदि हम कोई अपना एक नया कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाएंगे तो जनता निश्चित रूप से खफा हो जाएगी। बहरहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि एक होता है आपातकाल घोषित और एक होता है आपातकाल अघोषित, और हम किस तरीके के वातावरण में आज जी रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। आज 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 पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे जिस तरीके से रोक लगाई जाती है, आप ये देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन यदि अपनी कॉमेडी करता है तो उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। कुणाल कामरा के ऊपर तमाम प्रकार के आपराधिक दर्ज हो जाते हैं, श्याम रंगीला के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, ग्रेटा थनबर्ग यदि यहाँ पे आती है तो उसको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, पॉप सिंगर रेहाना यदि भारत के किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। जो ट्रोल आर्मी है वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक नए किस्म के जाम्बी तैयार हो गए हैं, वह जो है हर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को किस तरीके से उखाड़ने का काम करते हैं, पछाड़ने का काम करते हैं, उनको लज्जित करने का काम करते हैं, उनको बेइज्जत करने का काम करते हैं। ये बात सरकार को दिखाई नहीं देती है क्या? ये भी हमको समझना होगा कि किस तरीके से समूह के माध्यम से एक जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, क्या लोकतंत्र में मॉब लिंचिंग जायज है? आज हर स्तर पे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे पीड़ित हो, दूर मत जाइए। इटावा में जो है भगवत पाठ करने पे यादव समाज के कुछ लोगों का जो है सिर मोड़ा गया, उनको जो है उनके ऊपर मूत्र उत्सर्जन किया गया, उनसे नाक रगड़वाई गई, 25,000 का जुर्माना किया गया। ये लोकतंत्र में कौन सी चीजें हैं? किस तरीके की तरफ हम इस देश के लोकतंत्र को ले जा रहे हैं, इस बात पे भी हमें समझना होगा। निश्चित है, असहमति को अगर आप दबाएंगे तो वो भी एक तरह का आपातकाल होता है, अघोषित आपातकाल हुए। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से आज सरकार की भटेती करता है और जिस तरीके से सरकार के साथ बैठ के एक पत्रकार सवाल नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अघोषित आपातकाल है। अभी हम लगातार इन मुद्दों पे बात करते जा रहे हैं देवेश भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हुए, इस बीच में वो मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन प्रेस का सामना नहीं करते। ये एक बड़ा सवाल आता है। बहुत सारे मुद्दों पे प्रेस बात करना चाहती, लेकिन आज प्रेस जो कारपोरेट कल्चर में जो मीडिया रच बस गया है, उसने अपने तरीके से सरकार ने उसको अपने एजेंडे थमा दिए, वो उन्हीं पे काम कर रही है। तो आगे जाके क्या लगता है कि इस तरह की स्थितियां जो हैं वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात कही आपने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विगत 11 वर्षों से कोई भी आम नागरिक इस बात को समझ सकता है कि सरकार और सरकार के मुखिया विज्ञापनों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, अपनी बात जो है उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी कहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एएनआई की स्मिता प्रकाश के अलावा किसी भी न्यूज एजेंसी को आज तक जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने साक्षात्कार नहीं दिया, कभी मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी 1 to 1 चर्चा नहीं की। जबकि इसके पहले की जो सरकारें थीं उसके जो मुखिया थे बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करते थे, प्रेस के साथ मिलते थे और उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। यह लोकतंत्र का बुनियादी कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ समन्वय और सामंजस्य बना के चलें। लेकिन अब स्थिति यह है कि आपने जैसा कि मीडिया की स्थिति अभी बताई कि मीडिया को झुकने को कहा तो वो रेंगने लगा।
आज जब पत्रकार ही जो है भड़ासी मिरासी का काम करने लगे हैं और भाड़ बन चुके हैं और चंद्रवरदाई का रोल अदा करने लगे हैं, तो हम उम्मीद ना करें कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रेस को बुलाएंगे और मीडिया को बुलाएंगे। आप ये देखिए कि एक संजय बारू हुआ करते थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, और उन्होंने जो है जिस पत्तल में खाया उसी में छेद करती उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा और किताब लिखी उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो है कठपुतली प्रधानमंत्री थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद भारत को अगर सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है नेहरू जी के बाद, जैसा कि लोग कहते हैं, तो क्या कारण है कि हम मीडिया का सामना नहीं करते? हम टेलीप्रॉम्प्टर से ही पूरी बात अपनी करते हैं। हम एक सहज संवाद अदायगी करने में संकोच महसूस करते हैं। आखिर ये जो हमने अपने आसपास से लोह कवच बना के रखा हुआ है, ये क्या बताना चाहता है? दरअसल ये आप जनता के सेवक नहीं है। आपने ये मान लिया है कि आप जो है, आपको जनता ने अपना रियाया ने आपको अपना पूरी तरीके से रहमो करम पे रहने के लिए अभिशप्त हो चुकी है और आपको अपना खलीफा चुन लिया है, और एक खलीफा चुनने के बाद किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। आपने जो कह दिया वही आपकी अंतिम वाणी होगी। यह डेमोक्रेसी की पहचान तो नहीं है, यह लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो चुप रही जवाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस बात को समझना होगा कि आज मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है तो हमारे लोकतंत्र के जो अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी पाबंदियां लगाई गई हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सतर्कता आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो आप देखिए कि जितने भी महत्वपूर्ण हमारे निकाय हो, चाहे वो कैग हो, उन तमाम लोग जो 2014 के पहले अपनी मुखरता दिखाते थे और विसिल ब्लोअर बनते थे, वो तमाम लोग आज जो है हमें पता नहीं चलता है कि इन पदों का भी कोई अस्तित्व है। अपने से असहमति रखने वाले किसी आवाज को दिए आपको दबाना है तो आप ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, आईबी को भेज देंगे और उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। लेकिन ये तो लोकतंत्र में असहमति उसकी बुनियादी जरूरत है और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, लेकिन ये निजाम जो है किसी भी प्रकार की असहमति को बर्दाश्त नहीं करती है। ये हमारा अपना निजी अनुभव है, हमारा अपना निजी आकलन है। हो सकता है कुछ लोग इससे असहमत हों। लोकतंत्र में सहमति और असहमति, सत्ता और विपक्ष के बीच में सीधे संवाद, ये जरूरी होते हैं ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। देवेश जी ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर समझने की भी है कि हम सत्ता के साथ खड़े तो हों, सत्ता से आंख मिला के सवाल भी करें और सत्ता उसका जवाब भी दे, तब तो कहीं लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा आती है। वरना वही होता है कि हम उन सामंतशाही व्यवस्थाओं के बीच में घिस जाते हैं जहां पर कि मंत्री राजाओं जैसे व्यवहार करने लगते हैं और आम जनता वहां पर मुफ्त के राशन के लिए कतार में खड़ी होती है। देवेश जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।